सोचिए अगर 2000 साल पहले कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने अर्थव्यवस्था के ऐसे नियम बनाए जो आज भी 100% सही बैठते हैं। ना MBA ना कोई मॉडर्न डिग्री, फिर भी पूरा देश संभाल लिया। और वो थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनकी महान पुस्तक अर्थशास्त्र में ऐसी आर्थिक नीतियाँ दी गई हैं जो आज के समय में भी एकदम फिट बैठती है। आज अगर आप ये समझ गए तो जिंदगी भर पैसा संभालना सीख जाओगे। ये चैप्टर है BA फर्स्ट ईयर के लिए जो मेजर में इकोनॉमिक्स लिए हैं। कौटिल्य की आर्थिक नीतियाँ। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक विविधता। चाणक्य ने राज्य को केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर न रहने की सलाह दी है। उन्होंने कृषि, खनन, हस्तशिल्प, व्यापार और आयात निर्यात जैसी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक लड़का है, वो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर कमाता है। अगर एक दिन बच्चे आना बंद कर दिए तो उसकी कमाई 0 हो जाएगी। लेकिन अगर वही लड़का ट्यूशन भी पढ़ाता है, यूट्यूब चैनल भी चलाता है, ऑनलाइन कोर्स भी बेचता है, तो एक बंद हो गया तो बाकी और बचा लेगा। यानी एक कुआं सूख गया तो प्यासा मरोगे, अगर 3 कुआं होगा तो पानी मिलता रहेगा। यानी कौटिल्य ने कहा हमें मल्टीपल्स वर्क करना चाहिए, ना कि हमें एक ही काम पे ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है कर प्रणाली। चाणक्य ने एक उचित और न्यायसंगत कर प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि करों को इस तरह निर्धारित करने की सलाह दी जानी चाहिए जिससे राज्य को आय बनी रहे और जनता पर बोझ भी ना पड़े। यानी टैक्स ऐसा होना चाहिए कि सरकार भी खुश रहे और जनता भी ना रोए। अगर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे तो व्यापारी बोलेगा भाड़ में जाए व्यापार, हम व्यापार ही ना करेंगे। और अगर टैक्स बहुत कम हो तो सरकार बोलेगी खजाना खाली हो गया, अब हम क्या करें। तो टैक्स ऐसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खी शहद लेती है। फिर कौटिल्य का तीसरा विचार है व्यापार। व्यापार को आर्थिक विकास का प्रमुख साधन माना गया है। कौटिल्य के अनुसार व्यापार राज्य की आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका उचित विवरण एवं विनिमय भी आवश्यक है। यदि उत्पादित वस्तुएं बाजार तक नहीं पहुंचती है तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं रह जाता। इसके विपरीत जब वस्तुओं का व्यापार होता है तो मूल्य बढ़ता है और राज्य के कर के रूप में आय प्राप्त होती है। यदि वही कारीगर अपने उत्पादों का व्यापार करता है तो उसकी आय में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार व्यापार उत्पादन अनुभोग के बीच सेतु का कार्य करता है। अगला पॉइंट है चौथा, धन का सदुपयोग। कौटिल्य के अनुसार धन का विवेकपूर्ण एवं उपयोगी कार्यों में प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यानी कौटिल्य जी ने कहा कि धन का उपयोग हमें विवेकपूर्ण एवं उपयोगी कार्यों में करना चाहिए। धन का अनावश्यक एवं अपव्ययी व्यय आर्थिक हानि के कारण बनता है। यानी जो हमारा धन है, जो बिना सोचे समझे अगर हम उसका व्यय करेंगे, हमारे ही आर्थिक हानि का कारण बनेगा। जबकि धन का निवेश उत्पादन कार्यों में करने से आय में वृद्धि होती है। यदि धन को केवल उपभोग एवं व्यय किया जाए तो यह समाप्त हो जाता है, किंतु उसे अगर हम निवेश करें, उसका निवेश किया जाए तो यह भविष्य में अधिक धन उत्पन्न कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति अपनी आय को विलासिता में ज्यादा खर्च करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, कमजोर हो जाती है। और यदि वही व्यक्ति उस धन को व्यवसाय या उत्पादन में लगाता है तो उसकी आय निरंतर वृद्धि होती रहती है। अतः धन का सदुपयोग आर्थिक उन्नति का आधार होता है। ये कौन कहते हैं? आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। यानी कौटिल्य द्वारा ये विचार किया गया कि धन का उपयोग हमें सदुपयोग में लाना चाहिए। धन का उपयोग कैसा करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। अनावश्यक कार्यों में हमें धन खर्च नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने अगला विचार क्या दिया? ईमानदारी और मेहनत का। कौटिल्य जी ने अपने विचार में प्रस्तुत किया कि अगर हमें धन का अर्जन करना है तो उसमें ईमानदारी और परिश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। उन्होंने कहा नैतिक एवं अवैध साधनों से प्राप्त धन अस्थायी एवं हानिकारक होता है। कहने का मतलब कि अगर हम अनैतिक तरीकों से, अवैध साधनों से धन को प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं तो अस्थायी होता है। यानी थोड़े समय के लिए वो धन आएगा और हानिकारक होता है। जबकि अगर हम धन को ईमानदारी से अर्जित करते हैं तो धन क्या होता है? स्थायी होता है और व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से प्राप्त धन व्यक्ति को संकट में डाल देता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी मिलावट करके अधिक लाभ कमाने के लिए प्रयास करता है तो प्रारंभ उसे लाभ मिल जाता है, किंतु वह दीर्घकाल में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। और अगर वही व्यापारी ईमानदारी से कार्य करता है तो उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके प्रति विश्वास बढ़ने लगती है और उसका आय अधिक होने लगती है। तो ईमानदारी एवं परिश्रम से दीर्घकालीन सफलता का आधार होता है। यानी कौटिल्य जी कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी और सफलता के साथ कार्य करें तो हमें दीर्घ समय तक सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर उन्होंने अगला विचार दिया है वित्तीय अनुशासन।
कौटिल्य के अनुसार आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर विशेष बल दिया तथा अनावश्यक एवं अपव्ययी व्यय से बचने की सलाह दी। यदि व्यय आय से अधिक होता है तो व्यक्ति अथवा राज्य को ऋण लेना पड़ता है, इससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत यदि आय के अनुसार व्यय किया जाए तो बचत पर ध्यान दिया जाए तो आर्थिक स्थिरता एवं सुरक्षा बनी रहती है। यानी कौटिल्य जी ने कहा कि हमें जो वित्तीय अनुशासन है, जितनी कमाई हो रही है उसके अनुसार ही हमें पैसों को व्यय करना चाहिए। अगर उस तरह हम व्यय नहीं करते हैं तो ऋण लेना पड़ सकता है, जो आर्थिक संकट का कारण भी बन सकता है। जिस तरह हमारी कमाई है उसके अनुसार अगर हम व्यय करेंगे तो हमारी जो आर्थिक सुरक्षा है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार कौटिल्य की आर्थिक नीतियां संतुलन, नैतिकता और व्यावहारिकता पर आधारित थी। उन्होंने राज्य की आय के वृद्धि के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर भी बल दिया। उनकी ये नीतियां आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होती है। यानी उनकी नीतियों में धन का सदुपयोग, ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान है और यह सिद्धांत न केवल उस समय के लिए उपयोगी थे बल्कि आज के समय में भी उतने प्रासंगिक है। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य की आर्थिक नीतियां आज भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होती है। तो अगर पेपर में आता है कि कौटिल्य के आर्थिक विचार लिखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं कौटिल्य अपने आर्थिक विचार किस तरह रखते थे।